इन बच्चों के ऊपर जो 20 जुलाई को जितने भी हमले हुए हैं, जितना बच्चियों की इज्जत पे हमले किए गए, वो अमित शाह साहब उन्हें ड्रोन्स के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से डायरेक्ट देख रहे थे। और जहां तक मेरा अंदाजा, जिस प्रकार की माइक्रो मैनेजमेंट वो करते हैं, एक एमएलए, एक एक कॉर्पोरेटर और एक एक एमपी तोड़ते हैं, खरीदते हैं, एक एक अपने सुपुत्र को जिस प्रकार से उन्होंने मैनेज करके बीसीसीआई का और सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति बना दिया, वो माइक्रो मैनेज एक एक चीज को करते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने, उनकी अगर नेचर को देखा जाए तो उन्होंने माइक्रो मैनेज किया था कि भाई, अगर मैं अंदाजा ही लगा रहा हूँ कि वो कुछ बच्चियों का झुंड खड़ा है, छोटी छोटी हैं, कुछ जो मेरे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं उनको भेजो ताकि उनकी उसके ऊपर, बच्चियों के ऊपर हमला करें, पैलेट गन वहां चलाओ, क्योंकि वहां एक बड़ा ग्रुप खड़ा है पढ़े लिखे बच्चों का, जिनके पास चश्मे वश्मे लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर पैलेट गन चलाओ। ये वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। वहां बिहार में भी उन्होंने दी होगी कि भाई AK-47 चलाओ ना, तब भागेंगे ये, और हवा में चलाओ उसके बाद सीधे चला देना। ये सब वो कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक तो कहा जा रहा पैलेट गन नहीं चाहिए, लेकिन अब तो सर सबूत भी आ गए, राहुल गांधी सबूत लेकर पहुंच गए हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है सर। अगर अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में किसी भी बीजेपी और आरएसएस के व्यक्ति ने कोई भी बात बोली होगी, खासतौर पे पार्लियामेंट में, तो 99% चांस क्या होते हैं कि उसका उल्टा सच होगा। अगर वो मना कर रहे हैं तो चली ही होगी। यही तो सबसे बड़ा सबूत होता है आरएसएस और बीजेपी वालों के लिए, एब्स्टीन मानसिकता के लोगों के लिए सबसे बड़ा सबूत यही होता है। वो जैसे अच्छे बनते हैं ना, उतने ही बुरे वो होते हैं। जितने अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, जितनी मीठी मीठी बात करेंगे, उतने ही मन के खराब होंगे। ये एब्स्टीन मानसिकता का और आरएसएस और बीजेपी के लोगों का एक जो है ना, ये ट्रेट होता है, ये उनकी चाल चरित्र और चेहरा होता है, जिससे उन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। तो क्या इस्तीफा की जो मांग है वो सही मांग है मिश्रा जी? आधी है, आधी तो सही है, पूरी तो चक्की पीसना है ना, एफआईआर दर्ज होके अच्छे। इसीलिए मैं इनको ये भी बोलता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ, अमित शाह जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी, योगी जी, ये सब बहुत अच्छी सेहतमंद रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि इन्हीं लोगों को तो मिसाल बनना है। जेलों में हम इनका डायरेक्ट टेलीकास्ट कराएंगे, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल करा के, ये चक्की पीसेंगे, इनको ये मशक्कत कराई जाएगी जो कि कानूनी है। अमित शाह साहब को प्रतिबंधित होना चाहिए था, वो तो पता, वो बैठे होम मिनिस्टर बने। मोदी जी को प्रतिबंधित होना चाहिए था। अब राहुल गांधी जी के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता ने उनको हर उस केस से बचाया है जिसमें उनको सजा होनी थी। गुजरात दंगों के केसेस से अहमद पटेल साहब ने बचाया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, अब पहली बार मुझे खुशी हुई है, अब सही रास्ते पे निकलना शुरू हुए हैं। ये वाला जो काम उन्होंने किया ना, ये उनकी वो 5000 किलोमीटर की यात्रा से भी बड़ा काम होगा, लेकिन फॉलोअप के बगैर नहीं होगा। अगर वो उस समय अहमद पटेल साहब का इलाज कर देते, उस समय 2004 के आसपास जब सरकार थी, तो देश, मोदी जी जो पूरे देश का एक प्रकार से बेड़ा गर्क कर चुके हैं ना, वो नहीं कर पाते। तो इसमें कहीं ना कहीं राहुल जी को अपने भी अंदर झांक के देखना चाहिए कि अहमद पटेल साहब का उन्होंने जो नहीं हटाया उन्हें उस समय, या उनके पर नहीं कतरे, उनको ऑल पावरफुल रहने दिया, उसकी वजह से ही मोदी जी और अमित शाह जी आज पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी गलतियों को सीखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, जो वो काफी हद तक सीख रहे हैं, लेकिन स्लीपर सेल्स उन्हें पूरा काम नहीं करने देते। अब मुझे डर है कि इस केस का भी फॉलोअप नहीं करेंगे और फिर लोग उन्हें उनके बारे में बुरी बुरी बातें कहेंगे, जैसा कि हाथरस और ये दिल्ली कैंट के जो पीड़ित लोग हैं और जो बाकी जो लोग उनका साथ दिए थे, वो आज राहुल जी को अच्छी नजर से नहीं देखते। हाथरस का केस फॉलोअप नहीं किया और कैंटोनमेंट का केस भी फॉलोअप नहीं किया। तो ये मैं उन्हें एक सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी हमदर्दी उनके साथ रहती इसलिए भी है, खास तौर पे क्योंकि उनके पिताजी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, और लाइफ का अगर पहला कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी तो राजीव गांधी जी ने दी। सर, एक थाने के अंदर से एक तस्वीर वायरल हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप इंचार्ज यही, अमित शाह जी की तस्वीर थाने के अंदर क्या कर रहा है लगी हुई, उसको लेकर लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अमित शाह ही पुलिस है तो अमित शाह साहब की फोटो नहीं लगाएंगे। ये भ्रष्ट अधिकारी तो सारे अमित शाह ही अधिकारी है ना, ये बात समझनी चाहिए। लेकिन राहुल जी ने पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छा किया। एक ये भी हाईलाइट करने की बात है ना कि अमित शाह साहब हैं कौन भाई? ईवीएम द्वारा चुने हुए ही तो एचएम है, वो ईवीएम के एचएम है, चलिए वो भी बात मान ली, लेकिन होम मिनिस्टर साहब का फोटो लगाने का कौन सा तरीका है? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। गृह मंत्री का फोटो नहीं लगा सकते ऑफिस में? मतलब किस वजह से लगाएंगे बताओ आप मुझे? फोटो लगेगा बाबा साहब का, और अगर कोई बिल्कुल ही पक्का देशभक्त है तो एक ही फोटो लगाएगा, पक्के वाला, जो बिल्कुल एकदम 24 कैरेट वाला है, क्योंकि संविधान बाबा साहब का है।
सारा सिस्टम बाबा साहब का है, उन्हीं का दिमाग है, उनके मुट्ठी भर साथियों का और उनका। अब और भी नेताओं को, इनमें ऐसे नेताओं को जो जिसको बड़ा बड़ा नेता मानता हो कोई, तो उसके भी फोटो लगा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रपति साहिबा का फोटो लगाया जा सकता है। चलिए, अगर ज्यादा ही कोई बात है तो प्रधानमंत्री जी का भी फोटो लगा लो, हालांकि वो भी ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय का और बाबा साहब का लगाया जा सकता है फोटो, सबसे ऊपर बाबा साहब का, उसके बाद जो भी राष्ट्रपति हो। उचित बात तो ये रहेगी, लेकिन अमित शाह साहब का तो मतलब ये है कि वो थाने के जो वो हैं, जो एसएचओ साहब हैं, जो अमित शाह ही एसएचओ हैं, तो वो ये एक इशारा कर रहे हैं कि मेरे संबंध कहाँ कहाँ तक हैं और मैं इनसे शायद मेरी कोई बातचीत है। ये बहुत बुरा मैसेज इस बात से भी। सर, 7 घंटे तक जद्दोजहद करना पड़ा है लोधी को, क्या किसी बड़े नेता का प्रेशर था कि लोग बगैर रैली के थाने में? बड़े नेता की क्या आवश्यकता है? अमित शाही साहब के ये अफसर, जो भ्रष्ट अफसर हैं, वो सारे अमित शाही भ्रष्ट अफसर है दिल्ली पुलिस के। अमित शाह साहब इंचार्ज है ना, वो जरूरत क्या है? वो तो परमिशन, जैसे परमिशन जब अमित शाह साहब ने दे दी होगी जब तो कोई काम कर पाएंगे। ऐसा कोई काम जो देश के हित में हो, वो तो अमित शाह साहब ने रोक लगा रखी है ना, कि ये काम तो सीधे मेरे इशारे पे होंगे। जैसे मेरे ऑफिस में देश की सबसे बड़ी रेड हुई इसी ऑफिस में, तो जो अधिकारी थे वो यहाँ आके कैमरे के सामने मुझे अमित शाह साहब का नाम लेके बोल रहे थे। उनको इतना भी मतलब वो नहीं रहा कि ये आपको मरवा देंगे, जज लोया बना देंगे, आप अमित शाह साहब से क्यों नहीं डरते हो, ये सब बातें की। और रेगुलर वो मोबाइल फोन पे अमित शाह साहब के टच में थे और अपने कमिश्नर साहब के टच में थे, और कमिश्नर साहब के टच में अमित शाह साहब। तो इस तरीके से माइक्रो मैनेज करते हैं। मेरे ऑफिस की रेड अमित शाह साहब ने डायरेक्टली, जैसे कहते हैं ना, माइक्रो मैनेज की थी एक एक पल। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है वैसे, एक तरह से। हालांकि देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ही अजीब सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष को, जो 60% वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं देश के, उन्हें एक एफआईआर कराने के लिए, जो कानून है कि एफआईआर दर्ज तुरंत होनी चाहिए, उसकी कॉपी तुरंत मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कानून है, जो इंडियन पिनल कोड था उसका कानून था, और अब जो बीएनएस बनाई है अमित शाह जी ने पूरे देश का बेड़ा गर्क करने के लिए, उसमें भी यह कानून है कि तुरंत एफआईआर करनी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से अलग अलग। उसके बावजूद भी अगर नेता प्रतिपक्ष को थाने में जाके एफआईआर कराने जाता, तो ये बात तो अब एक बात साफ हो गई कि अमित शाह साहब की जो पुलिस है, अमित शाही पुलिस, वो उसमें जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं वो अधिकारी नहीं, अपराधी हैं। एक बात तो ये बिल्कुल साफ हो गई। दूसरी बात, जो खुशी की बात ये है कि राहुल गांधी जी ने अब जो ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं उनकी बात थोड़ी थोड़ी सुननी शुरू कर दी है, और जो ऐसे वैसे जो अम्बेडकरवादी उन्होंने अपने साथ ले लिए हैं, जो संघर्ष के नाम पे भाग खड़े होते थे, उनको कम से कम पीछे रख के अब कम से कम असली रास्ते पे अब निकलना शुरू हुए हैं। जो उन्होंने 5000 किलोमीटर का मार्च भी किया, उससे भी ज्यादा बहादुरी का काम ये है, क्योंकि वो मार्च तो परमिशन के साथ और इन सब चीजों के साथ था। आप करते थे ना थानों में जाकर पुलिस से भिड़ने का, एफआईआर करवाने का। मैंने क्या कहा? आप मेरा नाम ले रहे हो, लेकिन क्योंकि मेरा आपकी वीडियो तमाम हमने आपको देखा पुलिस से भिड़ते हुए सर, इस तरीके से दर्जनों वीडियो है मेरी। लेकिन अब सच्चे अम्बेडकरवादी वाला काम पहला राहुल गांधी जी ने अब किया है। अब दूसरी बात यह है सच्चे अम्बेडकरवादी होने की, के फॉलोअप, हाथरस का केस का फॉलोअप राहुल गांधी जी ने क्या किया। जहां जहां वो जाते, अभी जिसके आंख में गोली लगी है और उसकी 90% से भी ज्यादा आंख की रोशनी चली गई है, जिसका इन्होंने एफआईआर कराया है, तो सच्चे अम्बेडकरवादी या ईमान वाले अम्बेडकरवादी हमारे जैसे जो होते हैं, वो सारे केस, कोई अगर केस पकड़ते हैं हाथ में, तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने की, यानी कि जब तक पूरी रिलीफ नहीं मिल जाती तब तक उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। तो हाथरस के केस और दूसरे केस, ये जो दिल्ली कैंट का केस में भी राहुल जी गए थे, तो फॉलो वो भी ईमान वाले अम्बेडकरवादियों की एक क्वालिटी है, उसको भी इनको थोड़ा उसको कंसिडर करना चाहिए फॉलो करने के लिए। तीसरी बात यह है कि इस बच्चे का जो इन्होंने एफआईआर कराई है, वो जो प्रेस में मैं देख रहा हूँ, वो लिखा है उसमें कि अज्ञात लोगों के खिलाफ, तो इसकी भी उनके पास हालांकि लीगल टीम अच्छी नहीं है, जो गए भी थे बहुत ही ढीले डाले। वो तो कुछ हमारे पुराने साथी थे, उन्होंने जाके उन ढीले ढाले वकीलों को भी अंदर करवा दिया पुलिस स्टेशन में, वरना इनकी टीम तो बाहर खड़े होकर अंग्रेजी भी बतिया रही थी गेट पे, जो मेरी खबरें आई हैं। तो इन लोगों को छोड़ के कुछ अच्छे वकील
कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे वकील भी हैं जो आपके चारों तरफ नहीं है, उनसे डिस्कस करके अमित शाह साहब का नाम इस एफआईआर में आना चाहिए, क्योंकि वो ही इसके मुख्य अपराधी हैं। ये पैलेट गन चली जो है वो अमित शाह साहब ने पर्सनली मॉनिटर की थी। ये मुझसे ज्यादा राहुल गांधी जी जानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये बताया था कि अमित शाह साहब फोन पे बात कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उन्हें फोन पे बात करते और शायद इंस्ट्रक्शन देते सुना था। तो इसमें दूसरा काम ये है कि इसमें मुख्य आरोपी जो है अमित शाह साहब होने हैं, तो उसके लिए इन वकीलों को छोड़ के जो इनके चारों तरफ रहते हैं, नए अच्छे, कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, उनको लाके अच्छे वकील, बड़े वकील नहीं, उनको लाके इस केस को फॉलो अप कराएं। वो ईमान वाले अम्बेडकरवादी के जो काम होते हैं उसकी तरफ एक और कदम होगा। जैसे कहा जा रहा है जांच का विषय है, जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसने पैलेट गन चलवाई, किसके इशारे पर चली, किसने अनुमति दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी गए, मैंने एक बार नहीं हमेशा बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में तो आरएसएस और बीजेपी के लोग या नासमझ लोग या कम समझदार लोग जाते हैं सीधे ऐसे मुद्दों पे, और उसमें फिर एक कमेटी का गठन करा के आ जाते हैं। कमेटी का गठन होने का मतलब अब कम से कम ठंडे बस्ते में बात बहुत लंबे टाइम के लिए चली गई, फिर बात आई गई हो जाती है। इसीलिए मैंने हाथरस का भी एग्जाम्पल दिया, दिल्ली कैंट के जो एक छोटी बच्ची का, एक शेड्यूल कास्ट बच्ची का रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, उसका भी हवाला दिया। आज कोई उनके बारे में नहीं पूछ रहा। संगम विहार की एक बच्ची थी जो मुस्लिम बच्ची थी, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा आज। ये ईमान वाले अम्बेडकरवादी का काम नहीं है। अब अगर हमने ये सारे केसेस लिए तो हम जी जान लगाकर आज तक उन केसेस को फॉलो कर रहे हैं। जितनी हमारी ताकत है, जो भी ताकत है, वो हम लगा रहे हैं और उनको न्याय आज तक दिलवा रहे हैं, जितना भी हम दिलवा सकते हैं। राहुल जी की तो ताकत हमसे कई हजार गुना बड़ी है। तो लेकिन अब मैं एक बार फिर बता रहा हूं, अगर ये एक बार इस बच्चे के साथ जाके एफआईआर करा के वापिस आ गए तो ये सच्चे अम्बेडकरवादी का काम नहीं होगा, फिर ये पब्लिसिटी का काम होगा। सर आप तो चाहते हैं कि लोग सड़कों पे आए, तो सड़कों पे तो आ रहे हैं। अब सड़कों पे जाके राहुल जी तो आ गए, लेकिन इन्हें फॉलो अप भी करना है। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। मैं ये देश की आम जनता, जो देश की मालिक है, और जो लोग पदों पे बैठे हैं, जैसे मैं अब एक पद पे आ गया हूँ, मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का मेंबर इलेक्ट हो गया, अब मैं नौकर हो गया हूँ। अब नौकर के पास ये मतलब एक लीवरेज या एक रियायत नहीं है कि वो काम अधूरा छोड़ के घर में बैठ जाए, फिर ये लगेगा कि नौकर तो सिर्फ मोदी जी की तरह, योगी जी की तरह पब्लिसिटी के लिए काम करता है, ये अच्छा नौकर नहीं है। कोई भी केस जो हमने उठाया है उसके आप आके मुझसे पूछ सकते हो उसके बारे में आज तक मैंने क्या किया। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपको सच में नंबर 1 नौकर बनना है देश का तो ये काम तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि अब जाके कहीं असली संघर्ष के रास्ते पे आए हैं, बहुत खुशी हुई। ये प्रतिबंध हथियार है पैलेट गन, तो ये फिर क्यों चला गया बच्चों पर?